Running chapter is biomolecule. इसके होमवर्क आपको 9.1, 9.2 से करके सबमिट करना है। आई थिंक 9.1 हो गया था। 9.2 आज मैं असाइन करूंगी कि क्या आपको होमवर्क करना है। डेली आपको होमवर्क करना है, डेली आपको सबमिट करना है। जो मुझे सेलेक्टेड देखना होगा वो मैं अपने पास मंगा लूँ, या मुझे इतना याद रहता है, मैं मेरे जब सामने आओगे ना तो मुझे पता है मुझे तुम्हारा क्या चीज चेक करना है, मुझे पता है तुम क्या नहीं करने वाले हो। आई नो दैट। तो मेरे सामने स्मार्टनेस तो नहीं करना बेटा, जो चीज कह रहे हो वो करते चलो, अदरवाइज तुम्हारा लॉस है। सेकंड थिंग कि सेल चैप्टर जो आपका कंप्लीट हुआ है इसकी मैं एक पीडीएफ शेयर करूंगी, ठीक है? एक एमसीक्यूज की पीडीएफ जाएगी आपको आज ही। ओके, उसमें एक्सरसाइज 1, 2 एंड 3 होगी। सब ध्यान से सुनना। ये एमसीक्यूज को करने के लिए अब मैं कोई एक्स्ट्रा टाइम आपको नहीं देने वाली हूँ, इसको आपको बायोमोलिक्यूल्स के पैरेलल चलाना पड़ेगा। समझ में आई बात? ऑलरेडी 1 मंथ से सेल चैप्टर हो रहा है। व्हाट यू हैव टू डू, जस्ट रीड सॉल्व रीड सॉल्व। एंड ये 3 एक्सरसाइज करने का along with बायोमोलिक्यूल आपको नेक्स्ट 4 डेज है। नेक्स्ट 4 डेज में आप ये 3 एक्सरसाइज सॉल्व करके मुझे एक्सरसाइज 1 कंप्लीटेड, आज जैसे कंप्लीट हो गई तो करोगे, कल हुई कल कंप्लीट करो। एक्सरसाइज 2 कंप्लीटेड, एक्सरसाइज 3 कंप्लीटेड, ठीक? एंड लास्टली पीडीएफ कंप्लीटेड मैम। ये कंप्लीट करके तुम मेरे लिए कुछ नहीं कर रहे हो बेटा, तुम्हारा है, तुम्हें ये मैसेज लिखना, तुम झूठ भी लिख सकते हो बट आप अपने साथ ही गलत करो। मेरा एक सीक्वेंस है पढ़ाने का, उस सीक्वेंस पे जो चलेगा उसी को 330+ मार्क्स आएंगे, अदरवाइज नहीं आएंगे। क्योंकि अभी एक ही चैप्टर में यू विल फाइंड कि यहाँ पे मैंने तुम्हें एक दिन बताया कि 20 to 25 क्वेश्चंस के लिए आप प्रिपेयर हो चुके हो 19। और क्या चाहिए आपको भाई? आपने अभी एडमिशन लिया और फर्स्ट मंथ में, फर्स्ट एंड हाफ मंथ के अराउंड आपने 20 to 25 क्वेश्चंस प्रिपेयर करने का कमांड हासिल कर लिया। अब तुम देखो ना कि तुम में से कितने, ये इसका मतलब ये नहीं है कि ये चैप्टर, इस चैप्टर से ये क्वेश्चन आने वाले हैं। तुम्हें 20 to 25 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ये चैप्टर की दी हुई इंफॉर्मेशन हेल्प करेगी। समझ में आ रही बात? तो बेटा जी इसको, पीडीएफ को आपको पैरेलल कंप्लीट करना है। इसमें 3 एक्सरसाइज होंगी, एक्सरसाइज 1, 2 एंड 3। एक एक्सरसाइज एनसीईआरटी बेस्ड होगी, एक कॉन्सेप्चुअल होगी, एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पीवाईक्यूज होगी। ओके, किसी को कोई डाउट? प्लस बायोमोलिक्यूल के, जैसे अभी अमाइनो एसिड आपका खत्म हो चुका है तो आप अमाइनो एसिड के एमसीक्यू सॉल्व करो मॉड्यूल में से। आपको एमसीक्यू समझ में आते हैं ना कि ये पोर्शन आपका पढ़ा हुआ है? नहीं आते हैं तो आप मुझे बोलो, मैं एक्सरसाइज देखती हूँ, एक्सरसाइज 1 से क्वेश्चन नंबर 20 से 40 इस तरीके से आपको असाइन करती हूँ। आई होप कि आप कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट हो, आपसे इतना होना चाहिए कि आपको अमाइनो एसिड पढ़ा दिया गया तो यू हैव टू आइडेंटिफाई द क्वेश्चन रिलेटेड टू अमाइनो एसिड। और एक्सरसाइज 1 में तो आई थिंक ऑलरेडी वहां पे मार्किंग करके दिया होगा आपको अमाइनो एसिड, माइक्रोमोलिक्यूल, मैक्रोमोलिक्यूल, सेपरेशन टेक्निक, एनालिसिस टेक्निक, एस टेक्निक, ठीक है? एसिडिक टेक्निक, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से रिलेटेड, अर्थ क्रस्ट का मैंने बोला था टेबल बनाने के लिए, वो सारे टेबल कंपोजिशन, इतना अब आपका संडे के बाद से प्रिपेयर होना चाहिए। कितने लोग को प्रिपेयर है बताओ जरा, जितनी चीजें अभी मैंने बोली बायोमोलिक्यूल चैप्टर से, जितने पॉइंट्स अभी मैंने बोले उसमें कितने लोग की प्रिपरेशन हो चुकी है? देवाशीष तुम्हारे भी मार्क्स नहीं है, तुमने टेस्ट दिया है नहीं दिया है? अब बताओ, बता ही नहीं रहे हो कि कितने लोग का कंप्लीट है। शानिया कंप्लीटेड, बाकी लोग नहीं कंप्लीट है।
हाफ ऑफ देम कंप्लीट। कितना टाइम देते हो बायोलॉजी को? माय ऑनलाइन टेस्ट इज कंप्लीटेड। ओके, ऑफलाइन? ओके, ठीक है, तो ऑफलाइन का भी मार्क्स नहीं आया। ये सभी लेक्चर और ये जो टॉपिक अमाइनो एसिड से लेके मैंने बोला, ये आपके कंप्लीट है। माय ऑनलाइन टेस्ट इज कंप्लीट। ओके, चेक करते हैं हम। बताओ जरा। अमाइनो एसिड से रिलेटेड, माइक्रो मॉलिक्यूल, मैक्रो मॉलिक्यूल से रिलेटेड, एंड टेक्नोलॉजी विच यूज्ड फॉर द सेपरेशन, फॉर द आइडेंटिफिकेशन एंड द कंपोजिशन ऑफ इंग्रेडिएंट्स या मॉलिक्यूल्स या एलिमेंट इनऑर्गेनिक, वो सब जो चार्ट दिया हुआ है वो आपने कवर कर लिया। बायो को कितना टाइम देते हो पढ़ने के लिए? ओके, गुड। आफ्टर लेक्चर you have to assign minimum 2 hours, minimum 2 hours. Okay, आफ्टर लेक्चर, एक्सक्लूडिंग लेक्चर। एक लेक्चर आप ऑफलाइन देख रहे हो तो उसको 2 आवर में करंट नहीं करोगे। इन 2 आवर्स में आपकी जितनी अच्छी हैबिट हो उतना आप प्रीवियसली रिवाइज करने का एक सेक्शन रखो। पहले तो रेगुलर जो क्लास में हुआ है उसको रिवाइज करो। आज जो मैं पढ़ाऊंगी वो आज के आज आपका प्रिपेयर होना चाहिए, उसकी एनसीईआरटी में मार्किंग होनी चाहिए, उससे रिलेटेड एमसीक्यू आप सॉल्व करो। ठीक है, रेगुलर सिलेबस जो चल रहा है उसको आप कंटिन्यू पैरेलली रहो, करंट में मेरे साथ चलो। एंड फिर आपका अगर कभी ये लेंदी होता है, कभी ये लाइट रहता है, उसके अकॉर्डिंग आपका रिवीजन वाला आप रखो। ये इस बार ही हुआ है कि पीडीएफ में टेस्ट के बाद दे रही हूँ, इसके लिए भी प्रिपेयर रहो, ये भी तुम्हें विद इन टाइम कंप्लीट करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे मैं बायोमोलिक्यूल, तुम स्पीड रखो, तुम एक्सरसाइज 1 2 3 मॉड्यूल के कंप्लीट कर लो, उसके बाद बायोमोलिक्यूल की पीडीएफ तुम्हें मिल जाएगी, तुम वहां से कंप्लीट करो फिर। चलो ठीक है, इतनी बात समझ में आई? इसमें आपकी समरी बनेगी, इसमें आप हाईलाइट करोगे, इसमें आप नोट्स बनाओ, इसमें आप पढ़ाई करो, इसमें आप कुछ भी करो, मुझे मतलब नहीं है। मुझे सिर्फ ये चाहिए, मैंने जो इन्फॉर्मेशन दी वो आपके नोटबुक में भी हो या ना हो, आपके ब्रेन में पहुंची या नहीं, इस अपर कंपार्टमेंट में मुझे वो इन्फॉर्मेशन चाहिए। अदरवाइज यू विल बी इन प्रॉब्लम। मैं इसलिए बार बार कहती हूँ क्योंकि मेरे सामने नहीं आए हो, मुझसे मिले नहीं हो, तो मेरा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है बेटा कि जो चीज कंप्लीट हुई वो कंप्लीटेड होनी चाहिए। दैट इज नॉट ऑन पेपर। ना मुझे लेक्चर लेके कुछ कंप्लीट करके मिल रहा है, ना तुम्हें ऑन पेपर नोट्स बना के या सॉल्व करके कुछ मिलेगा अगर वो चीजें इस खूबसूरत जगह पे नहीं पहुंची। ठीक है, तो जस्ट देखो क्या हो रहा है, क्या और इम्प्रूव कर सकते हो अपने स्टडी को। कोई प्रॉब्लम है तो पूछो, कुछ कंफ्यूजन हो रहा है, मैनेज करने में प्रॉब्लम हो रहा है तो पूछो, बट अपना कंटिन्यूटी मेंटेन करो। चलो, अमाइनो एसिड हो चुका था पूरा कंप्लीट। एनी क्वेरी फ्रॉम द अमाइनो एसिड? दिस इज पेप्टाइड बॉन्ड दिख रहा है आपको, कंटिन्यू। ठीक, NH2C, ये H ऐसे लिख लो या ऐसे लिख लो, एक ही बात होता है। COOH वाला, COH कार्बोक्सिलिक एंड है, एंड उससे जुड़ा हुआ दूसरे दूसरे अमाइनो, मतलब ये समझ लो आप अमाइनो एसिड 1 है, ये अमाइनो एसिड 2 है, तो दो अमाइनो एसिड के बीच में बनने वाली बॉन्ड को आप पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। ओके, दो अमाइनो एसिड के बीच में बनने वाली बॉन्ड को पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। क्या इन्वॉल्व होगा इसमें? OH from COH and H from NH2। तो NH2 के पास क्या रह जाएगा? H, और COH के पास से OH गया तो सिर्फ क्या रह जाएगा? O। क्लियर? तो C एंड N के बीच में, कभी भी O एंड N के बीच में आपको बॉन्ड नहीं बनाना है। थोड़ी सी जो ये यहाँ पे केमिस्ट्री आ रही है ना, इसको भी आप ध्यान रखो। क्लियर? रिएक्शंस कौन से हुए थे?
कंडेंसेशन रिएक्शन बोला था मैंने इसको, कंडेंसेशन, आप फॉर्मेशन कर रहे हो, तो रिएक्शन इज कंडेंसेशन रिएक्शन। प्रोसेस क्या हुई थी, वाटर का एलिमिनेशन हुआ था, वाटर बाहर निकल रहे थे। देखो ये अब क्या है, ये H2O बन जाएगा। बैलेंसिंग करने की बात नहीं कर रहे हैं अभी, हम कॉमन बात कर रहे हैं, क्लियर। तो उस इस केस में आप क्या देख रहे हो, कंडेंसेशन रिएक्शन एंड डिहाइड्रेशन। किसी से वाटर को निकालना क्या होता है, डिहाइड्रेट कर देना, कहते हैं ना बॉडी में डिहाइड्रेशन हो गया है, ठीक है, सॉल्ट की कमी हो गई, इलेक्ट्रॉल पीना पड़ेगा, इसको सप्लाई देना पड़ेगा। बहुत ज्यादा डिहाइड्रेशन की कंडीशन भी सीवियर कंडीशन होती है आपके में मेडिकल टर्म में, क्लियर। इमरजेंसी कंडीशन होती है एक तरीके से, आपको तुरंत आपने देखा होगा कुछ मूवीज में या अपने लाइफ में कभी, अगर आसपास आपने बीमार लोगों को देखा हो तो आप देखोगे कि सबसे पहले उनको एडमिट करते ही ड्रिप सलाइन लगाया जाता है। वाई, बिकॉज बॉडी का वाटर एंड सॉल्ट लेवल मेंटेन करना होता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, डिहाइड्रेशन, वाटर निकालना है एंड सिंथेसिस हो रही है, नया मॉलिक्यूल बन रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं, डिहाइड्रेशन सिंथेसिस। Reaction is condensation reaction. Why? Because two molecules condensed and they synthesized one larger molecule. ठीक है, दो छोटे छोटे अमाइनो एसिड मिले, एक पेप्टाइड बॉन्ड बना, ठीक है, डाइपेप्टाइड स्ट्रक्चर बन गया, थर्ड आएगा, फिर उसमें अटैच्ड होगा, फिर से एक वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा उसके CONH पोर्शन से, मतलब अमाइनो और कार्बोक्सिलिक एंड से, एंड देन आपका फॉर्मेशन हो जाएगा। अब इस चेन की खूबसूरती एक ये है कि हमेशा स्टार्टिंग एंड पे आपको अमाइनो ग्रुप मिलेगा और एंड पे, टर्मिनल एंड पे, एंड देखो ये भी टर्मिनल है, ये भी टर्मिनल, स्टार्टिंग टर्मिनल पे आपको अमाइनो ग्रुप मिलेगा एंड हमेशा एंड जो लास्ट अमाइनो एसिड होगा उस ग्रुप पे आपको कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप मिलेगा। ओके, दैट्स वाई इसको एंड टर्मिनल या अमाइनो टर्मिनस जो लिखा है ये भी करेक्ट है, एंड इसको C टर्मिनल या कार्बोक्सी टर्मिनल कहते हैं। कुछ रटना है क्या इसमें, अभी बीच में जैसे आप ऐसे लिखते हो ना मैथ्स में A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस, अब टेंस टू हो जाता है, अब टेंस टू A100 कर लो, टेंस टू 1000 कर लो, टेंस टू कुछ नहीं, आप AN लिख लो, तो वो तो बीच में ही आता जाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, बीच में आप ऐड कर लो, जितने की आपके पॉलीपेप्टाइड चेन होगी उतने मॉलिक्यूल्स अमाइनो एसिड के उसमें ऐड हो जाएंगे, क्लियर। लेकिन यूनिवर्सल ट्रूथ क्या है, इधर A1 के पास एन एंड होगा एंड लास्ट वाले के पास सी एंड, सी टर्मिनल होगा। समझ में आई बात, इज इट क्लियर। कंडेंसेशन रिएक्शन, चलो जिससे पूछेंगे वो रिप्लाई करेगा। कृतिका, व्हाट इज कंडेंसेशन रिएक्शन, व्हाई दिस रिएक्शन इज कंडेंसेशन रिएक्शन। श्रुति, व्हाई दिस इज कंडेंसेशन रिएक्शन। What should I repeat? Question or complete? A1 A2 वाला कॉन्सेप्ट, पेप्टाइड वाला कॉन्सेप्ट, डिहाइड्रेशन सिंथेसिस या कंडेंसेशन रिएक्शन, तीन चार चीजें बता दी बेटा, बताओ क्या रिपीट करो। ओके, एक बार सुनो फिर से सब ध्यान से। व्हाट आई एम सेइंग कि ये जो रिएक्शंस होते हैं ना, कोई भी बायोमोलिक्यूल बने, कोई भी, अभी आप अमाइनो एसिड से स्टार्ट कियो लोअर से एकदम, अमाइनो एसिड को ही आप जब मैक्रो मॉलिक्यूल में पढ़ोगे तो चेन ऑफ अमाइनो एसिड आपको पढ़ना पड़ेगा, विच इज प्रोटीन। ओके,
तो वो प्रोटीन कैसे बनेगा? वो छोटे छोटे अमाइनो एसिड के अटैच होने से बनता है। तो उस अटैचमेंट को वहां पे जो रिएक्शन चलता है, दैट रिएक्शन इज कंडेंसेशन रिएक्शन, बिकॉज टू मॉलिक्यूल condensed and they form a larger new molecule, that is condensation reaction. ठीक है? By the elimination of water molecule, that is dehydration synthesis, because one water molecule is removed, one water molecule is eliminated when the synthesis of one peptide bond takes place. Is it clear? Then I said you if that pattern is continue for the up to 100 amino acid, up to 1000 amino acid, up to 10,000 amino acid, there is a huge chain of amino acid beta, different kinds के protein होते हैं जो बड़े larger chains के complexity से बने होते हैं, folding से बने होते हैं. That phenomena is different, that is protein folding. पढ़ेंगे अपन जो protein पढ़ेंगे, primary, secondary, tertiary structure. But here you should बी क्लियर इन योर माइंड. जब आप छोटी चीज क्लियर करोगे तभी आपको आगे जाके प्रोटीन की फोल्डिंग समझ में आएगी. व्हाट इट इज, हम ऑलवेज फर्स्ट अमाइनो एसिड हैव एन टर्मिनल एंड लास्ट अमाइनो एसिड हैव सी टर्मिनल. ठीक है? क्योंकि इसके आगे जब भी अमाइनो एसिड आएगा बेटा, ये फ्री रहना चाहिए उसके साथ बाइंड करने के लिए. पेप्टाइड बॉन्ड बनाना इसका नेचर. तो इधर NH2 आएगा, NH2 से एक H को ये ले लेगा, वाटर निकल जाएगा एंड C और N के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बन जाएगा. दैट्स व्हाई ऑलवेज प्रेजेंट इन लास्ट अमाइनो एसिड एंड इज C टर्मिनल. अभी समझ में आया? रिप्लाई करो फास्ट. बहुत पेशेंस के साथ बेटा ये चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ये बिल्कुल आपको धरातल पे ले आता है कि आप बायो पढ़ रहे हो या केमिस्ट्री पढ़ रहे हो. ओके, गुड. चलो आगे बढ़ते हैं. तो लेट्स सी सम कॉन्सेप्ट. एक एक आपका एक्स्ट्रा लेक्चर होगा प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर, जो हम लेंगे लास्ट में लेंगे, या आप सामने रहोगे कभी तो लेंगे. तो जस्ट स्टार मार्क करके कहीं पे नोट कर लो कि मैम आपने बोला था वाटर की प्रॉपर्टीज बताने. ठीक है? नाउ एक बैकग्राउंड थ्योरी में चलते हैं कि होम्योस्टेसिस इज द फिनोमेना टू मेंटेन द entire temperature, concentration and like एक स्थिरता. दैट इज नॉट द इक्विलिब्रियम नहीं है कि एकदम नॉर्मल हो जाए, सब कुछ एकदम सेट हो जाए, वैसा नहीं है. वहां हमेशा कंसंट्रेशन ग्रेडियंट तो रहेगा, लेकिन दैट इज द होम्योस्टेसिस. क्लियर? इसमें एक हर कंडीशन को, केमिकल को परफॉर्म करने के लिए, एंजाइम्स को परफॉर्म करने के लिए, ब्लड को ट्रांसपोर्ट करने, इफ यू टॉक अबाउट द ह्यूमन पॉइंट ऑफ व्यू, ब्लड को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, गैसेस जो आप इनहेल एक्सहेल कर रहे हो उसके लिए, एवरीथिंग शुड बी अ पर्टिकुलर इन कंट्रोल मैनर. ठीक है? शुड बी इन अ कांस्टेंट, इन नॉर्मल फिजियोलॉजी. दैट इज होम्योस्टेसिस. उस होम्योस्टेसिस को मेंटेन करने के लिए आई टेल यू कि हमारे बॉडी में एवरीवेयर वाटर प्रेजेंट है. ठीक है? वाटर हमेशा मिक्सचर एक सॉल्यूशन बना के ट्रैवल कर रहा है. तो उसी टर्म को आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि जब ये आपको प्रॉपर्टी आती है कि ये डिहाइड्रेशन सिंथेसिस हो रहा है, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं, हाइड्रोलेजेस आपने देखा लाइसोसोम में प्रेजेंट होते हैं, तो व्हाट आर दे परफॉर्मिंग, व्हाई, उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि वहां पे मॉलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन करेंगे वो और उसको नॉर्मलाइज करेंगे. ओके, तो आइडिया ऑफ होम्योस्टेसिस गिवन बाय क्लॉड एंड बर्नार्ड, साइंटिस्ट हैं. टर्म होम्योस्टेसिस आइडिया है, ये है टर्म. जब टर्म पूछा जाएगा तो वॉल्टर कैनन विल बी द राइट आंसर. बैलेंस्ड इंटरनल एनवायरनमेंट क्या है? बैलेंस्ड इंटरनल एनवायरनमेंट, सेम स्टेसिस. ठीक है? सेम स्टेसिस मेंटेन रहे ताकि प्रॉपर एटमॉस्फेयर रहे अंदर. इंटरनल एटमॉस्फेयर, इंटरनल
अरे ना जो बॉडी का है वो प्रॉपर मेंटेन रहे, either you talk about the cellular level or you talk about the tissue level or you talk about the organ and organ system level, whatever the level, but it should be a same state, constant नहीं बोल रही हूँ मैं बेटा, same state, वहां changes चलेंगे, ठीक है। never never ever be it is a equilibrium, इट्स सेम स्टेट का मतलब कभी भी इक्विलिब्रियम नहीं समझना, इक्विलिब्रियम आया तो मतलब इंसान डेड, पर्टिकुलर एनिमल डेड है, ओके। तो ऑलवेज देयर विल बी ग्रेडियंट, देयर विल बी रिएक्शंस, देयर विल बी चेंजेस, बट दैट इज अ कांस्टेंट, एक रेंज है उसका, उसी रेंज में वो सब चीजें चलती रहेंगी, एक सेम स्टेट में रहेगा, स्टैटिक एकदम हमेशा के लिए नहीं हो जाएगा कि वहां कुछ हो नहीं रहा है, प्रोसेसेस आर देयर, समझने की कोशिश करो मैं क्या बोल रही हूँ, प्रोसेसेस हैं, ठीक है, बट स्टेज जो है उनका जो स्टेज है दैट इज बैलेंस्ड, कितना कन्वर्जन होगा, क्या कन्वर्जन होगा, लेकिन मिनिमम इतना मेंटेन रहेगा, दैट इज बैलेंस कंडीशन। एबिलिटी टू मेंटेन अ स्टेडी स्टेट डिस्पाइट चेंजिंग कंडीशन, समझो, समझ रहे हो, कंडीशंस चेंज हो रही हैं, वहां रिएक्शंस चल रहे हैं, वहां का इंटरनल नेचर चेंज हो रहा है, लेकिन फिर भी क्या है, मेंटेन अ स्टेडी स्टेट। हीमोस्टेसिस दूसरा होता है, वो ब्लड से रिलेटेड है, ये होमियो है, ध्यान रखना, HOMEO, होम्योस्टेसिस। वाटर इज इंपॉर्टेंट टू दिस प्रोसेस बिकॉज कुछ कैरेक्टरिस्टिक दिखा है, इट मेक्स अ गुड इंसुलेटर, एक टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए, एक लॉस को मेंटेन करने के लिए वाटर बिहेव करता है एक अच्छे इंसुलेटिंग एजेंट की तरह। रेजिस्ट टेम्परेचर चेंज, टेम्परेचर चेंज को रेजिस्ट कर रहा है। यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट मतलब बहुत ह्यूज रेंज है कि वो सॉल्यूट को डिसॉल्व कर लेगा, until and unless some molecules are hydrophobic in nature, तब उनको प्रॉब्लम होती है, अदरवाइज वाटर की टेंडेंसी है कि वो आयनिक एलिमेंट को अपने में डिसॉल्व कर लेता है एंड यूनिवर्सल सॉल्वेंट की तरह बिहेव करता है, ओके, क्लियर है, ठीक। इंसुलेटर, इंसुलेटर मीन्स जैसे कोई, आप देखो वायर, वायर आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी वायर लगे हुए हैं ना, तो उस वायर कभी आप ओपन नहीं देखोगे, ठीक, हमेशा उसके ऊपर एक कवरिंग है, दैट इज इन दैट केस इंसुलेटर। तो किसी ने प्रोटेक्ट कर रखा है और लॉस ऑफ हीट को प्रिवेंट किया जा रहा है, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई को, या साउंड से इंसुलेटिंग है, या लाइट से इंसुलेटिंग है, तो जो चीज वहां से मूव कर रही है उसको मैनेज कर सके, उसके ट्रांसमिशन को एक लेवल तक रोक सके, दैट इज इंसुलेटर, यस। तो रेजिस्टेंस, रेजिस्ट टेम्परेचर चेंज, यूनिवर्सल सॉल्वेंट, कूलेंट है, ठीक है, जैसे आप इसको यू कैन रिलेट विद योर स्वेटिंग, ठीक है, आपको गर्मी लगती है तो आपके बॉडी से पसीना निकलता है, आपको ठंडी लगती है तो यू आर गोइंग टू स्टार्ट शिवरिंग, आप कांपने लगते हो, ठीक। तो उन सभी केस में अंदर होम्योस्टेसिस मेंटेन होती है, अंदर एक्सटर्नल टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में हम लोग चेंजेस करते हैं, देखेंगे ये फिनोमेना आगे भी देखेंगे। आइस प्रोटेक्ट अगेंस्ट टेम्परेचर एक्सट्रीम्स, ठीक है, दैट फिनोमेना, ये सब फिनोमेना जो है, ये जो नेचर है वाटर के, ये हेल्प करते हैं पूरी बॉडी के होम्योस्टेसिस को मेंटेन करने के लिए। Homeostasis is the constant, not a constant static condition. It is a static and steady state with the changing in the condition. चेंज भी हो रहा है लेकिन फिर भी वो स्टेबल है। लाइक देखो, आप दो मीडियम ले लो, ठीक है, दो आप दोस्त हो, खड़े हो जाओ और बोलो कि हाँ भाई तुम भी मुझे बॉल दो, मैं भी तुम्हें बॉल दे रहा हूँ, और सब इंटरचेंज कर रहे हैं, लेकिन वो कांस्टेंट, वहां पे एक, ऐसा नहीं कि उसके बाद उसके पास नंबर ऑफ बॉल और तुम्हारे पास नंबर ऑफ बॉल इक्वल रखने की नहीं, दैट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, वहां पे कंटिन्यूअस चेंजेस चल रहे हैं, लेकिन फिर भी एक लोअर लिमिट मेंटेन है, एक कंडीशन मेंटेन है, वहां पे आपको हाथ यूज करने पड़ रहे हैं, वहां पे आप मूवमेंट कर रहे हो, वहां पे बॉल होना चाहिए, दैट इज द रिक्वायरमेंट फॉर दैट पर्टिकुलर गेम, ओके, एंड दैट इज होम्योस्टेसिस। इसी तरीके से बॉडी के अंदर
क्या हो जाएगा कि आपके बहुत सारे रिएक्शंस एक सेल के अंदर, मैंने बताया लगभग 3000 रिएक्शंस चल रहे हैं, उनको 2000 एंजाइम कंट्रोल कर रहे हैं। तो इट शुड बी इन कांस्टेंट स्टडी विद द चेंजेस ऑफ कंडीशन। What is the meaning of last point? Ice protect against temperature extreme. आपने देखा होगा ना, आइस वगैरह से कभी कभी हमको चोट लग जाती है या कुछ होता है, इन्फ्लेमेशन होता है, रेडनेस आ जाती है, तो वहां पे अपन आइस पैड वगैरह यूज करते हैं। तो उसी प्रॉपर्टी को कि अगर आपका टेम्परेचर इनर एक्टिविटीज, अब इसके पीछे देखो, हम थोड़ा सा तुम्हें हिंट देते हैं। अभी समझो जब आपके बॉडी में कोई पैथोजन एंटर करता है और आपका इम्यून सिस्टम उससे फाइट करता है, तो यू विल फील सर्टेन राइज इन योर टेम्परेचर। ठीक है, तो आपको एक अगर फीवर ज्यादा है तो आपने फील किया होगा कि कपड़ों को भिगा के आपको पट्टी वगैरह देते हैं, तो वो प्रॉपर्टी की यहाँ पे बात कर रहे हैं। ओके, क्लियर है? इसी तरीके से अगर कोई बहुत कूलिंग जगह पे रह रहा है तो उसके बॉडी की एडॉप्टेशन हो जाती है कि वो इग्लू इग्लू, तुम लोगों ने पढ़ा होगा, तो उस कंडीशन में भी वो लोग सरवाइव करते हैं क्योंकि इंटरनल बॉडी टेम्परेचर उनका एक होम्योस्टेसिस को मेंटेन करके रखता है। चलो, प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर है आपको विद रिस्पेक्ट टू ह्यूमन बॉडी, उसको समझना है। नाउ कार्बोहाइड्रेट स्टार्ट करते हैं। आप सीक्वेंस में देखोगे अमाइनो एसिड के बाद आपको लिपिड होगा, तो लिपिड पे अभी नहीं जाएंगे क्योंकि मैंने तुम्हें एक हिंट दिया था कि लिपिड्स आर नेचर उनका मैक्रोमोलिक्यूल का है, वो आते हैं मैक्रोमोलिक्यूल में, दे आर द component after the condensation. They are not the individual content, but according to molecular weight, according to molecular weight ही मेन रखता है यहाँ पे, वो लिपिड्स आपके माइक्रोमोलिक्यूल में आते हैं। तो अभी हम कंप्लीट कर लें जरा कार्बोहाइड्रेट की बेसिक्स, उसके बाद लिपिड पे आएंगे। तो कार्बोहाइड्रेट सब हमें देखना है कि हमारे लाइफ में, यहाँ पे आपको बहुत प्यारी प्यारी इमेज दिख रही है, सजा हुआ दिख रहा है, तो यू कैन हैव अ रेंज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स फूड। ठीक है, आप सभी कार्ब खाते हो, आप सभी डेली कार्ब खाते हो, एक बॉडी की रिक्वायरमेंट है कार्बोहाइड्रेट। जब आपको इंस्टेंट एनर्जी चाहिए होता है तो इंस्टेंट एनर्जी को प्रोवाइड करता है कार्बोहाइड्रेट, बिकॉज इट ब्रेक्स डाउन इनटू अ मोनोसैकेराइड ग्लूकोज, एंड ग्लूकोज ऑलवेज, ग्लूकोज, ये सब स्ट्रक्चर ऐसे होते हैं जो कि आपको एक इंस्टेंट एनर्जी देते हैं। ग्लाइकोलिसिस आपने सुना होगा, ग्लाइकोलाइसिस के लिए ग्लूकोज चाहिए, फ्रक्टोज चाहिए। तो उस केस में आपको बहुत छोटे छोटे कार्बोहाइड्रेट के मोनोसैकेराइड्स, डाइसैकेराइड्स, उनको आप तोड़ते हो। तो जितना सिंपलर कार्बोहाइड्रेट है आपके डाइट में, जितना डाइट में अगर कॉम्प्लेक्स भी होता है तो डाइजेशन के बाद वो सिंपलेस्ट में हो जाता है कन्वर्ट, एक्सेप्ट हम लोग सेलुलोज को डाइजेस्ट नहीं करते। पढ़ाते हैं हम जैसे जैसे पॉइंट आएगा, बट जनरल आप समझ लो कि आप जो खाना पीना खा रहे हो उन सभी चीजों में आपको कार्बोहाइड्रेट्स मिल रहे हैं, एंड कार्बोहाइड्रेट्स आप खाने के बाद तुरंत ही एक हल्के लेवल का एनर्जी फील करने लगते हो, और ये खा लिया, ताकत आ गई। भूख लगी रहती है तो कैसे चिड़चिड़ाता है। तो एक ह्यूमन साइंटिस्ट लोगों का एक आइडिया है, एक आइडियोलॉजी है कि देयर इज समथिंग लाइक ब्रेन इनसाइड अवर स्टमक टू। हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में भी कोई ब्रेन है जो कि हमारे बिहेवियर को कंट्रोल करता है। आप भूखे होते हो तो आपका बिहेवियर एकदम सडन चेंज हो जाता है, फील करना है इसको। इन सब पे ये सब रिसर्च के पॉइंट है। व्हाट आई एम सेइंग कि कार्बोहाइड्रेट जब भी आप लेते हो तो उसका डाइजेशन, क्योंकि आपके बक्कल कैविटी से स्टार्ट हो जाता है, आपके माउथ में ही कुछ डाइजेशन और कुछ एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड मटेरियल स्टार्ट हो जाता है। दैट्स व्हाई यू फील लेवल ऑफ एनर्जी after eating food. It takes 4 to 5 hours for complete digestion. ओके, समझ रहे हो? एंड ऑल्सो इट डिपेंड्स ऑन योर फूड कि आपने क्या खाया है, उसको डाइजेस्ट करने में कितना टाइम लगेगा, वो डिफरेंट है क्राइटेरिया। ठीक, बट स्टिल आप खाना खाते ही थोड़ा सा ताकत फील करते हो या नहीं करते हो? वाई दैट? बिकॉज आपके बॉडी में कुछ तो कार्बोहाइड्रेट गया है, और साइकोलॉजिकल हाइपोथैलेमस जो ब्रेन का पार्ट होता है, वो आपको इन्वॉल्व किया था कि आपको भूख लगी, आपको प्यास लगी, आप पानी पी लो, आप खाना खा लो, उसके बाद वो नॉर्मल होके बैठ जाएगा। पढ़ेंगे ये सब ब्रेन वाले पोर्शन में, आपको इंटरेस्ट आएगा। अभी चलो तो उसी कार्बोहाइड्रेट के बारे में हम लोग देखते हैं कि बायोमोलिक्यूल लेवल पे कार्बोहाइड्रेट का क्या कहानी है भाई। एक तो नेम इसका इंडिकेट कर रहा है, हाइड्रेट और कार्बो, तोड़ दिया हमने दो में, तो दे आर
हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, पहला डेफिनेशन तो यहीं से निकल गया, हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। किसी को कोई डाउट? कार्बोहाइड्रेट्स आर हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। क्लियर है? ठीक है, ओके चलो। देयर आर, दीज आर स्मॉल साइज्ड, क्योंकि अभी हम माइक्रोमोलिक्यूल की तरफ पढ़ रहे हैं तो हमारा रेंज रहेगा कि हम पॉलीसेक्राइड को नहीं पढ़ेंगे, मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड एंड ट्राइसेक्राइड और ओलिगोसेक्राइड तक हम लोग मूव करेंगे इस सेक्शन में। उसके बाद हम लोग पॉलीसेक्राइड पे आएंगे जहाँ पे हम लोग सेलुलोज के बारे में, स्टार्च के बारे में देखेंगे। These are small size simple chemical having low molecular weight. लो मोलिकुलर वेट है, 800 डाल्टन से कम वेट है, दैट्स व्हाई दे आर माइक्रोमोलिक्यूल। एंड हाई सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी क्या है? हाई। सॉल्युबिलिटी किसके रिस्पेक्ट में? वाटर के रिस्पेक्ट में, ऑर्गेनिक सॉल्यूशंस के रिस्पेक्ट में, तो हाई सॉल्युबिलिटी को शो करते हैं। सिंपल है, आप देखो, आप चीनी लो, स्मॉल साइज की बात हो रही है, एक लकड़ी के टुकड़े को लोगे तो उसकी सेल वॉल आएगी बेटा, उसके सेल वॉल में आपको पता है सेलुलोज है, हेमी सेलुलोज है, पैक्टिन है, ठीक है, वो सब आएगा, वो नहीं डिजोल्व होता है। दैट्स वाई आप कभी लकड़ी के टुकड़े को तोड़ के चाहो कि पानी में मिला दो तो वो डिजोल्व नहीं होगा। कि मैम ने तो बोला था कि हाई सॉल्युबिलिटी शो करता है, मैम ने ये भी बोला है स्मॉल साइज सिंपल केमिकल दैट आर हाईली सॉल्युबल। आप शुगर देख लो, ठीक है, आपकी टेबल शुगर जो है, शुगर केन से डिराइव होती है, वो आप पानी में डालते हो, वो सॉल्युबिलिटी शो करती है ना। आप ग्लूकोज को, ग्लूकोज का कंटेंट जो आपको मार्केट में ग्लूकोज के नाम से मिलता है वो सॉल्युबल है, आप टैंक पियोगे वो सब सॉल्युबल है। तो दे शोज एक हाई सॉल्युबिलिटी को शो करते हैं और इंस्टेंट मिक्स होके आपको एनर्जी देते हैं अगर आप उनकी सप्लाई लेते हो। दीज आर ऑफ फॉलोइंग टाइप्स: अ स्मॉल कार्बोहाइड्रेट, द कार्बोहाइड्रेट्स आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डोलेज एंड कीटोज। व्हाट इट मींस, अब देखो थोड़ा केमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से दिमाग और कान खुले रखो, ठीक। एल्डोलेज आया मतलब उसके पास फंक्शनल ग्रुप होगा एल्डिहाइड। अभी आईपैक वगैरह जब आपको आईपीएससी नेम वगैरह पढ़ाया जाएगा तो वहां ये चीजें होंगी केमिस्ट्री में कब। व्हाट यू हैव टू डू, जस्ट मार्क दैट कि मैम ने बताया था इसको, हमें केमिस्ट्री पढ़ते वक्त हमें बायोलॉजिकल सोच भी लानी होगी वहां पे। जब वहां एल्डिहाइड कीटोन की प्रॉपर्टी पढ़ाई जाएगी ना, तो आपके दिमाग में चलना चाहिए कि हमारे कार्बोहाइड्रेट में एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप होता है। जो एल्डिहाइड और कीटोन की प्रॉपर्टी होगी वो प्रॉपर्टी यहाँ पे अप्लाई होगी। इज इट क्लियर? तो एल्डिहाइड ग्रुप है कार्बन और हाइड्रेट के साथ, तो उसको हम क्या बोलेंगे? एल्डोलेज, ठीक। कीटोन ग्रुप है तो उसको क्या बोलेंगे? कीटोज। समझ में आ रही बात? तो कीटोस और एल्डिहाइड, या कीटोन ग्रुप था और फिर उसका कोई, उसका एक ग्रुप को हटा के वहां पे डेरिवेटिव कोई मॉलिक्यूल अटैच कर दिया गया, तो क्या हो जाएंगे? एल्डिहाइड और कीटोन के डेरिवेटिव, एल्डोलेज, कीटोस और देयर डेरिवेटिव। पॉलीहाइड्रोक्सी क्या हो गया? मतलब H2O, हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, मतलब कार्बन में वाटर को ऐड कर दो, ठीक है, फिर वो H और OH के फॉर्म में उसके चारों तरफ अरेंज हो जा रहा है, तो दैट इज सिंपल कार्बोहाइड्रेट। अभी दिखाते हैं हम इमेज। द कार्बोहाइड्रेट्स आर पॉलीहाइड्रोक्सी, नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे, नंबर ऑफ OH होगा, एंड देन एल्डोलेज होगा, एल्डिहाइड ग्रुप होगा, फिर कीटोज होगा, तो कीटोन ग्रुप होगा। दोनों एक साथ नहीं होंगे, ओके। दोनों फंक्शनल ग्रुप में साइड चेन में आ सकते हैं, अगेन आई सेड, but the category of carbohydrates is either aldolase or ketose, either they have aldehyde group or they have ketone group, ठीक है। एल्डिहाइड के लिए लिख लो CHO, कीटोन के लिए लिख लो C डबल बॉन्ड O। इज इट क्लियर? इतनी बात समझ में आई? और आगे चलते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑल्सो कॉल्ड सैकेराइड, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड। जब आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ रहे थे, जब आप सेल वॉल पढ़ रहे थे, तो ऑलरेडी मैंने ये सब टर्म आपको बताए हुए हैं, ठीक। तो ध्यान एकदम ओपन रहना चाहिए माइंड, ऐसा कि मैम सैकेराइड बोल रही है तो मैम को अगली लाइन बोलनी ही ना पड़े कि व्हाट इज सैकेराइड, मैम ने पढ़ाया है, ठीक। सैकेराइड का मतलब होता है शुगर, ओके क्लियर। द माइक्रोमोलिकुलर कार्बोहाइड्रेट आर स्वीट इन टेस्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप लकड़ी का टुकड़ा खा के आपको टेस्ट नहीं आएगा,
मैं बार बार लकड़ी का एग्जांपल क्यों दे रही हूँ, ताकि आपको वो क्लियर रहे कि सेलुलोज को हम डाइजेस्ट भी नहीं करते, और सेलुलोज जो है वो हमारे अर्थ पे मोस्ट अबेंडेंट एनिमल में है, लिग्निन के साथ मॉडिफाइड होके लिग्नोसेलुलोज के फॉर्म में। ठीक है, मोस्ट अबेंडेंट बायोमोलिक्यूल ऑन द अर्थ इज लिग्नोसेलुलोज, बताया हुआ है ये भी पॉइंट, इसलिए मैं बार बार बताया। अब ये क्या है, ये पॉलीसेक्राइड्स। पॉलीसेक्राइड्स स्वीट टेस्ट नहीं होंगे, लोअर लोअर। ठीक है, जैसे चलो हम बात करते हैं, जैसे जैसे एग्जांपल आएगा बात करते हैं, अदरवाइज हम बात ही करते हैं। द माइक्रोमोलिकुलर कार्बोहाइड्रेट्स आर, हाईलाइट कर लेना, माइक्रो की बात हो रही है, आर स्वीट इन टेस्ट एंड आर सॉल्युबल इन वाटर, प्रॉपर्टी दे दिया। The carbohydrates are the hydrates of carbon, सिंपल जनरल फॉर्मूला है, एक्सेप्शंस हैं इसके। जब आप केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे ना बेटा, केमिस्ट्री में आपको मैंने बताया बायोमोलिक्यूल वहां पे भी है, क्लास 12th में है, उस टाइम आपको इसके एक्सेप्शंस मिलेंगे। तो दैट आर नॉट ऑलवेज CnH2O कंडीशन, बट दिस इज जनरल। तो लिखते वक्त ही स्टार मार्क करके रखो कि जनरल, बुक में दिया है भाई, साइंटिस्ट मानते हैं, कुछ एक्सेप्शन को अपन एक्सेप्शन पढ़ लेते हैं ना, लेकिन एक जनरल अगर हमें 100 में से 98 उसको फॉलो करते हुए ले रहे हैं, तो हम उस चीज को क्यों नहीं लेंगे, हम उसको रूल क्यों नहीं बनाएंगे। तो 98 के लिए ये रूल अप्लाई हो रहा है, 2 के लिए नहीं हो रहा है, 2 आर एक्सेप्शंस, व्हाट इज द बिग डील, समझ में आ रहा है। तो CHO एंड द फॉर्मूला इज CnH2O, देखो हाइड्रेट्स, कार्बन, हाइड्रेट्स, ठीक है, हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन इज कार्बोहाइड्रेट, ओके। C2 नहीं करना, CnH2ON। अब आपको हमेशा ये रेशियो कैसा दिख रहा है, ये यहाँ पे 2 है बेटा, 2 है, ये 1 मिनिमम हो सकता है, ये 1 मिनिमम हो सकता है, तो हो गया 1:2:1, कोई प्रॉब्लम। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो क्या है इसमें, 1:2:1। आप कुछ भी n की वैल्यू रखो, C और O इक्वल रहेंगे, एंड आपको देखो ये ब्रैकेट के बाहर n है, समझना है इसको, H2ON, मतलब n की वैल्यू अगर 2 तो H की वैल्यू 4, O की वैल्यू 2। अभी देखेंगे अपन एग्जांपल्स देखेंगे, इतनी बात समझ में आई। The carbohydrates are the hydrates of carbon and their general formula is CnH2ON. ON नहीं है, H2O full bracket then N. That's why the ratio is 1:2:1. क्लियर है, वेरी गुड। ठीक है, तो ये आपका हो गया हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, एंड उसको ओपन कर दिया आपने, तो आपको क्या दिख रहा है, C, कहीं कुछ नहीं लिखा होता है, दैट इज H बेटा, ओके, OH, C की बैलेंसी कंप्लीट किया हुआ है, अभी वो आपका एल्डिहाइड कीटोन वहां पे बनने लगेगा, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, वाटर को ब्रेक कर दिया और एक्स्ट्रा एच है उसके पास। द एल्डोलेस हैव टर्मिनल एल्डिहाइड ग्रुप, पॉइंट याद रखना है, टर्मिनल एल्डिहाइड ग्रुप हमेशा टर्मिनल में होता है। चलो पहले इमेज देख लेते हैं थोड़ा, क्या मैं तुम्हें कह रही हूँ, देखो पकड़ो, सेंटेंस को पकड़ो, कार्बन के हाइड्रेट्स, हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, बेटा कार्बन की ये हो गई चेन, चेन बोलते हैं ऐसे, ठीक है। आईपैक में आप पढ़ोगे, लेबलिंग करोगे, आईपैक नेम दोगे इनके, कार्बन के हाइड्रेट्स H OH H OH H OH H OH, क्लियर है। लास्ट में भी आप इसको ओपन करोगे तो CH2OH, ये जो आपको लास्ट वाला स्ट्रक्चर दिख रहा था ना, CH2OH, इस तरीके से वो स्ट्रक्चर कन्वर्ट होता है, वहां पे नहीं है इसलिए बैक आ गया हम। चलो यहाँ देखो CH2OH, एक बैलेंसी, क्योंकि यहाँ पे C है ना बेटा, C के साथ जुड़ा हुआ, वो इंडिविजुअल है, तो इंडिविजुअल कोई भी चीज होता है तो H को रिप्लेस करता है, जैसे मैंने मीथेन के केस में बताया था। अब ये ऊपर C होगा तो ये H अपने आप चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा CH2OH। नहीं समझ में आया तो रोको, लेकिन समझ के ही आगे बढ़ना। तो CH2OH आपको दिख रहा है, दैट इज हाइड्रेट्स, अगेन
हाइड्रेट्स दिख रहा है, कार्बन दिख गया। अब बात आती है एल्डिहाइड है या कीटोन है। मैंने बताया एल्डिहाइड जो होता है वो CHO ग्रुप होता है, देख लो CHO, CHO, क्लियर। तो ये क्या हो गया आपका टर्मिनल एंड पे प्रेजेंट है CHO ग्रुप, इसको बोलते हैं टर्मिनल एल्डिहाइड ग्रुप। एंड जिस भी कार्बोहाइड्रेट में टर्मिनल एल्डिहाइड ग्रुप होगा उसको आप किस कैटेगरी में रखते हो, एल्डोलेज। समझ में आई बात। एंड नाउ ग्लूकोज इज अ एल्डोलेज। डी और एल क्या होता है वो हम बात करेंगे अभी। एल्डोलेज, ठीक। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, इसमें और इसमें यहां तक तो कोई डिफरेंस नहीं है, यहाँ तक कोई डिफरेंस नहीं है। CH2H, CHOH, CHOOH, HOH। यहाँ पे डिफरेंस है कि टर्मिनल एंड की जगह इसमें इन बिटवीन चेन, चेन के बीच में ही कीटो ग्रुप ऐड है। ये पूरा आपका कीटो ग्रुप हो गया, तो ये टर्मिनल नहीं होता है। कीटोन ग्रुप टर्मिनल नहीं होगा, ठीक है। ऐसे शुगर को, ऐसे कार्बोहाइड्रेट को आप क्या बोलते हो, कीटोसिस। इसका एग्जांपल हो जाता है फ्रक्टोज। ओके बच्चा, समझ में आया। अब थ्योरी को देखते हैं। द एल्डोलेज हैव टर्मिनल एल्डिहाइड ग्रुप, यस दिखा दिया मैम ने। एग्जाम्पल आ जाता है ग्लूकोज, राइबोज, जाइलोज, ग्लिसरल्डिहाइड, गैलेक्टोज, ग्लिसरल्डिहाइड ट्राइफॉस्फेट अभी पढ़ोगे, ग्लिसरल्डिहाइड, गैलेक्टोज, नाम आता रहेगा। क्रेब्स साइकिल में ये सब नाम आते रहेंगे, ठीक है। केल्विन साइकिल में आएंगे। जब आप फिजियोलॉजी पढ़ोगे तो ये तो हो रहा है ना बॉडी के अंदर, सेल के अंदर यही सारे कंपोनेंट ही तो बन रहे हैं, तभी तो आप पढ़ रहे हो बायोमोलिक्यूल। तो वहां पे आपको आएगा राइबोलोज बिसफॉस्फेट, जब आएगा तो आपको राइबोलोज यहाँ से मिल रहा है, ठीक है। जाइलोलोज का फॉर्मेशन होएगा चेन रिएक्शन में, तो जाइलोलोज आपको ऑलरेडी पता होगा कि दैट इज अ कीटोस कार्बोहाइड्रेट। समझ में आ रहा है। राइबोज देखो, राइबोज जानते हो कि नहीं, बताओ राइबोज कहाँ सुना हुआ है। ये तो सभी को बताना है, बताओ। राइबोसोम में राइबोज, हाँ बेटा कह सकते हो, है वहां पे। रुबिस्को राइबोसोम, रुबिस्को में नहीं। राइबोस आप सीधे ले जाओ ना बेटा। आरएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, यस डीऑक्सी राइबोस, करेक्ट। आरएनए डीएनए, आरएनए में होता है राइबोस एंड डीएनए में होता है डीऑक्सी राइबोस, मतलब डीऑक्सी कर दो, राइबोस से एक ऑक्सीजन हटा दो, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल हटा दो तो क्या बन जाता है, डीऑक्सी राइबोस। चलो करते रहेंगे इन सब के बारे में, बातें आती रहेंगी। तो व्हाट आई एम सेइंग कि आपके सुने हुए टर्म्स हैं, ये ऐसा नहीं है कि जो टर्म्स आपको कुछ मैं केमिस्ट्री के पढ़ा रही हूँ, कुछ सुने हैं कुछ आगे सुनोगे, तो आपको एक लिस्ट हमेशा रेडी रखनी है। तो ग्लूकोज, राइबोज, जाइलोलोज, ग्लिसरल्डिहाइड, दीज आर द एल्डिहाइडिक कार्बोहाइड्रेट, और यू कैन से एल्डोलेज कार्बोहाइड्रेट। ओके, एल्डोलेज कह देते हो तो उसमें हिडन है कार्बोहाइड्रेट। एंड द कीटोस ग्रुप हैव इंटरनल, यहाँ टर्मिनल एल्डिहाइड, यहाँ इंटरनल कीटोन ग्रुप। फ्रक्टोज, राइबोलोज, ये आएगा आपका रुबिस्को में। जाइलुलोज, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन। सब टर्म्स आपको नोट डाउन करने हैं। ये आपको इमेज समझ में आ गई होगी। ओके, अब देखो जैसे मैं आपको यहाँ पे क्या बताऊं, आप एक तो आप एल्डिहाइड और कीटोन को फोकस करो। आपको अपर वाले जो इमेजेस दिख रही है वो सभी क्या है, एल्डिहाइडिक कैरी करने वाले ग्रुप हैं, एल्डिहाइड ग्रुप को कैरी करने वाले कार्बोहाइड्रेट हैं। तो उन सब में आपको, अभी आते हैं बेटा हम फिर से उसको, इन सब पे आपको क्या दिख रहा है कि एल्डिहाइडिक ग्रुप प्रेजेंट, ठीक है। CHO, 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 क्लियर। नीचे वाले में आप ब्लू वाले एरिया में देखो, डिहाइड्रोक्सी एसीटोन, फ्रक्टोज, राइबोलोज, ये आपको जो यहाँ पे एग्जांपल दिए थे उन्हीं के स्ट्रक्चर को ओपन कर दिया गया, कार्बन की चेन को ओपन कर दिया गया।
इन एग्जांपल्स में कुछ को, ठीक है। तो फ्रक्टोज है, राइबोलोज है एंड डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन है। तो दे ऑल हैव इंटरनल कीटो ग्रुप। मार्क कर रही हूँ मैं, ध्यान से देखो, ऑलरेडी मार्क है उसमें। इंटरनल कार्बन की चेन के बीच देखो, बैकबोन जैसे अपने वर्टिब्रल कॉलम है ना, वर्टिब्रल कॉलम सबको पता है क्यों, वर्टिब्रल कॉलम पता है ना, तो वो इस तरीके से चेन जा रही है, वर्टिब्री की चेन है। उसी तरीके से आप समझो कि ये इसकी बैकबोन हो गई। कार्बोहाइड्रेट इस चेन पे डिपेंडेंट है, तो बैकबोन ऑफ कार्बन चेन प्रेजेंट है और उसमें हाइड्रेशन कर दिया, हाइड्रेट कर दिया उसको, एंड फंक्शनल ग्रुप ऐड कर दिया, या तो कीटोन होगा या तो एल्डिहाइड होगा। कीटोन है तो इन बिटवीन चेन आ रहा है, मतलब बीच की किसी कार्बन ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली फंक्शनल ग्रुप में कन्वर्ट होने का और वो कीटोन में कन्वर्ट हो गया। साइड के कार्बन ने चेंज कर लिया अपने को, तो वो कन्वर्ट हो गया CHO में। राइबोस वाली बात मैं ये कह रही थी कि देखो, ये आपको सेकंड वाला स्ट्रक्चर जो है, दिस इज ग्लिसरेल्डिहाइड, जो आपका लिपिड फैटी एसिड के साथ मैंने आपको बताया था कि वहां पे स्ट्रक्चर बनेगा, बाइंड होगा, करेंगे अपना, ग्लिसरॉल आएगा, फैटी एसिड की चेन आएगी, उससे रिलेटेड ये स्ट्रक्चर रहेगा, वहां आप रिलेट कर पाओगे। एंड दिस इज राइबोस, सबसे छोटा अगर कार्बोहाइड्रेट आप कहते हो कि कोई सिंगल कार्बन मॉलिक्यूल कार्बोहाइड्रेट नहीं बना सकता, कार्बन के हाइड्रेट्स मतलब नंबर ऑफ कार्बन होना चाहिए, तो मिनिमम देयर आर 3 कार्बन, ग्लिसरॉल्डिहाइड। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है जो ग्लूकोज के फॉर्मेशन में रोल प्ले करेगा, कैल्विन साइकिल में रोल प्ले करेगा। ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बनता है, उसके बाद ही आपका ग्लूकोज बनता है, तो आएगा ये आपको आगे बार बार। राइबोस की बात हम ये बता रहे थे कि जब आप डीएनए आरएनए पढ़े होंगे छोटे क्लास में, तो आपने लिखा होगा वहां पे कि पेंटोस सुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस प्लस फॉस्फोरिक एसिड, दे आर द बैग, ठीक है, ये न्यूक्लियोटाइड्स हैं, दे आर द बेसिक्स यूनिट ऑफ डीएनए एंड आरएनए। तो वही जो पेंटोस सुगर आप वहां पे बोल रहे हो ना, दैट सुगर इज आरएनए होगा तो राइबोस सुगर, डीएनए होगा तो अभी मैं दिखाती हूँ, एक ऑक्सीजन एक हाइड्रोक्सिल एंड हट जाएगा और वहां पे H रहेगा, तो उसको बोलते हैं डीऑक्सीराइबोस। ये बात बताई मैंने। फिर आपका ग्लूकोज जनरल आप देख रहे हो, ग्लूकोज, अच्छा चलो एक चीज आपको बताएं, यहाँ पे ग्लूकोज फ्रक्टोज, ग्लूकोज फ्रक्टोज एंड गैलेक्टोज, मतलब एक कीटोज और 2 एल्डोज मैंने बोला, ग्लूकोज, गैलेक्टोज एंड फ्रक्टोज। आप इसके स्ट्रक्चर देखोगे ना, तो इनका फॉर्मूला जो है ना, दैट इज C6H12O6। सबका केमिकल फॉर्मूला यही है, देख लो तुम। C6 देखते हैं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, हो गया 6 कार्बन, ठीक। अब आप देखो H को कैलकुलेट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, खत्म। O का काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे भी देख लो, इसको क्यों छोड़ना, 1 2 3 4 5 6। What I am saying here, this is the magic of functional group, this is the magic of arrangement. They have the same formula, they have C6, H12 and O6, but they all three are different carbohydrates. Are you getting my point? समझ में आ रहा है? अब आपको यहाँ पे अगर मैं D और L की बात बताऊं, तो ये आपको मिरर इमेज दिख रहा है, इसको आप मिरर में देखोगे तो ये घूम जाएगा, आपका लेफ्ट हैंड राइट हैंड दिखता है ना, उसी तरीके से ये लेफ्ट और राइट वाली बात आती है। तो जब हाइड्रोक्सिल ग्रुप राइट साइड में होता है तो उसको बोलते हैं डी, जब लेफ्ट साइड में होते हैं तो उसको बोलते हैं एल आइसोमर। करते हैं उस पर बात, दोबारा करेंगे, अभी घबराओ मत कि समझ में आए। मेरा मेन मोटिव यहाँ पे ये समझाने का था कि ये अब ये सारे स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे बनाने नहीं, ठीक।
बनाने नहीं है, जहां जहां आएगा, अभी आपको टाइप्स पढ़ाऊंगी मैं, टाइप्स में आएगा, वहां वहां बनाते चलो, ऐसे पूरा एक चार्ट नहीं बनाने बैठ जाना है। जस्ट आप अपने ब्रेन में एंटर करो ना बेटा कि सी है, एच है, ओ एच है, और एल्डिहाइड ग्रुप है, कीटोन है। कीटोन ग्रुप होगा तो इंटरनल कार्बन चेन में है, एल्डिहाइड ग्रुप होगा तो टर्मिनल होगा, इतनी सी बात है। और उसके बाद नंबर ऑफ कार्बन पे आपने डिवाइड कर दिया है कि कार्बोहाइड्रेट सभी मोनोसेक्राइड है, ये भी एक सुगर है, ये भी एक सुगर है, ये भी एक सैक्राइड है, ये भी एक सैक्राइड है, ये भी एक सैक्राइड है, ये भी एक है, ये एक ही मॉलिक्यूल है यहाँ पे। ओके, लेकिन नंबर ऑफ कार्बन अलग है, तो ये क्या है, 3 कार्बन ट्रायोस सुगर, 5 कार्बन पेंटोस सुगर, 6 कार्बन हेक्सोस सुगर, ऑल 3। ठीक है, ये दोनों, ये ट्रायोस। तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो पेंटोज मोनोसैक्राइड से राइबोलोज और राइबोज, दैट्स वाई आपको एक साइकिल भी मैं पढ़ाऊंगी जहाँ पे राइबोलोज राइबोज का कन्वर्जन और फॉर्मेशन आएगा। दे आर इंटर रिलेटेड, जब सिंथेसिस होती है ना, बात पे चलती है, तो दे आर इंटर रिलेटेड। CHO CO कैसे रोटेट हो जाएगा और एल्डिहाइड कीटोन में कन्वर्ट हो सकता है, वो प्रोसेस होती है। अभी चलो छोड़ो ये सब बात, अभी सिंपल सी चीज समझ में आई कि कार्बन के हाइड्रेट्स हैं, एल्डिहाइड ग्रुप होगा तो एल्डोलेज हो जाएंगे, कीटोन ग्रुप है तो कीटोज हो जाएगा। उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन दैट पर्टिकुलर कार्बोहाइड्रेट वी आर गोइंग टू डिवाइड देम इनटू ट्रायोस, हेक्सोस, पेंटोस, ठीक है, हेप्टोस तक जाएंगे, देखते हैं अभी लिस्ट। ये आपको इतनी चीज समझते हैं, ठीक। हनी आप खाते हो, हनी में भी क्या होता है, ग्लूकोज, बढ़िया दिख रहा है आपको, कार्बन की चेन C6H12, ऑक्सीजन एक एल्डिहाइड ग्रुप के साथ है, बाकी OH है, तो O6, C6H12 O6 एल्डिहाइड ग्रुप, ये ध्यान। इतनी बात क्लियर है? कोई कुछ बोल रहा है, नहीं बोल रहा है, समझ में आ गया? इज इट क्लियर? समझ में आ गया, वेरी गुड। ओके, चलो अब हम कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को थोड़ा सा क्लासिफाई कर लें ताकि आपको एक कैटेगरी समझ में आ जाए। कार्बोहाइड्रेट्स आर व्हाट? दे आर द हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, ठीक। सिंपल कार्बोहाइड्रेट हो सकता है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट हो सकता है। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होगा तो चला जाएगा आपका पॉलीसेक्राइड वाला, चला जाता है मैक्रोमोलिक्यूल में। इसके अलावा सब आपको कहाँ मिलते हैं? माइक्रोमोलिक्यूल में, अकॉर्डिंग टू योर डेफिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर वेट। हो गई बात क्लियर? क्लियर। अब सिंपल कार्बोहाइड्रेट के अंदर आते हैं, तो सिंपल कार्बोहाइड्रेट में जैसे अभी आपने यहाँ एग्जांपल देखे सारे, ये सब क्या है, सिंगल सैकराइड यूनिट है, सिंगल यूनिट है। एदर ग्लिसरॉल्डिहाइड हो, राइबोज हो, ग्लूकोज हो, गैलेक्टोज हो, डिहाइड्रोक्सी डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन हो, फ्रक्टोज हो, टेबुलोज हो, लेकिन है क्या, वो सिंपल सुगर है ना, एक एक यूनिट। तो 1 सुगर यूनिट मोनोसेक्राइड, 2 सुगर यूनिट जब मिलके बनते हैं, जैसे सुक्रोज बनता है, लैक्टोज बनता है, मॉल्टोज बनता है, तो 2 सुगर की यूनिट होती है डाइसेक्राइड। डाई मीन्स 2, सेक्राइड मीन्स सुगर, डाइसेक्राइड। ओके, 3 to 9, 3 to 9 का रेंज होता है ओलिगोसेक्राइड का। दैट इज मोर एक्यूरेट, आपको 2 to 10 दिया है तो भी आप उसको ऑप्शन में नहीं दिया होगा तो करेक्ट कराना। MCQ सॉल्व करते वक्त नॉलेज नहीं, स्मार्टनेस देखते हुए आपको, वो एग्जामिनर बुद्धू है जिसने पेपर बना दिया, क्या कर सकते हैं आप? ठीक है, 2 to 10 दिया है, हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है 3 to 9 का, तो हम इसके साथ चले जाएंगे ऑप्शन देख के। हमें तो एट द एंड 4 मार्क्स लेके ऐड करके आगे बढ़ना है। पॉलीसेक्राइड मोर देन 10 यूनिट या इक्विवेलेंट टू 10 आपका पॉलीसेक्राइड हो जाता है। ओके, तो ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, ऑन द बेसिस ऑफ सुगर मॉलिक्यूल इन दैट कार्बोहाइड्रेट, सुगर मॉलिक्यूल को काउंट करके आपने डिवाइड कर दिया सुगर मॉलिक्यूल नंबर्स, डिसाइड किए कि ये कार्बोहाइड्रेट क्या है आपका, ओलिगो है, डाई है, या मोनो है। ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन नहीं है, मोनो के अंदर मैंने कार्बन के बेसिस पे बताया था। जहां पे तुम्हें कंफ्यूजन होगा ना, वो हम खुद ही 4 बार रिपीट करते हैं। तो 1 सुगर मोनोसेक्राइड, 2 सुगर डाइसेक्राइड, मोनोपेप्टाइड नहीं होता है, अमाइनो एसिड सिंगल कभी
पेप्टाइड बॉन्ड नहीं बना सकती है। 2 अमीनो एसिड और एक पेप्टाइड बनता है, दैट्स व्हाई मिनिमम आपका वहां पे डाइपेप्टाइड बोलते हो आप, पेप्टाइड बॉन्ड नहीं बनती है। तो मोनोसेक्राइड 1 सुगर यूनिट, डाइसेक्राइड 2 सुगर यूनिट, ओलिगोसेक्राइड 3 to 9 या 3 to 10 इज आल्सो करेक्ट, 2 to 10, मोर देन 2 नहीं होगा, 3 to 10 होगा, सॉरी 2 तो डाइसेक्राइड में आ जाएगा, ठीक है। 3 to 10 आपका ओलिगोसेक्राइड एंड पॉलीसेक्राइड मोर देन 10 इक्विवेलेंट टू 10। इज इट क्लियर? ओके, एग्जाम्पल दिया हुआ है नीचे, अभी ये सब देखते हैं बाद में। यहाँ पे आपने इतना अभी कवर किया और देखेंगे भी मोनोसेक्राइड। तो ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, तीनों का भी मैंने इन्हीं को लिया था एग्जाम्पल में। क्या थे C6H12O6, लेकिन ग्लूकोज और गैलेक्टोज एक दूसरे के मिरर इमेज होते हैं, मिरर इमेज इनको शो करते हैं। फ्रक्टोज में कीटो ग्रुप होता है। तो यहाँ से आपके 3-4 MCQ तो ऐसे सॉल्व। Glucose is monosaccharide, glucose is having D orientation, glucose is having the carbon 6 molecules, ठीक है, and glucose is the having same molecular formula with the fructose and galactose, but same functional group with the galactose. aldehyde group glucose में है, aldehyde group galactose में है, ketose group कहाँ है, fructose में। फिर डाइसेक्राइड आ जाता है आपका, जहाँ पे 2 यूनिट आपकी बाइंड करेगी, 2 सुगर यूनिट बाइंड करती है, तो डाइसेक्राइड। लैक्टोज है, सुक्रोज है, माल्टोज है, जो माल्ट आप खाते हो, माल्ट ड्रिंक पीते हो, सुने होगे, वो माल्ट, सुक्रोज एंड लैक्टोज, ठीक। मिल्क में लैक्टोज होता है। सुक्रोज आपने प्लांट ट्रांसपोर्टेशन में आपको पढ़ना है कि जो ग्लूकोज फॉर्म होगा वो कन्वर्ट होता है डाइसेक्राइड में, सुक्रोज के फॉर्म में, वो प्लांट के अंदर ट्रेवल करता है, और जब वही प्लांट आपको स्टार्च में उसको कन्वर्ट करके पॉलीसेक्राइड बना देगा, यहाँ पे लिखा हुआ है, तो वो आपके लिए अवेलेबल हो जाता है, वो धरती पे अदर एनिमल उनके लिए अवेलेबल हो जाता है। ओके, तो ह्यूज रेंज है, रेंज में आपको नहीं उलझना है। व्हाट यू हैव टू डू कि जस्ट जो इंफॉर्मेशन स्क्रीन पे दिख रही है उतनी इंफॉर्मेशन आपको क्लियर होनी चाहिए। ओके, ओलिगोसैकेराइड के एग्जांपल रैफिनोज, स्टैकाइलोकायोज, एंड देन पॉलीसैकेराइड में स्टार्च, ग्लाइकोजन, डाइटरी फाइबर, या यू कैन राइट हियर सेलुलोज। क्लियर है? तो आपको एक चीज क्लियर रखना है कि जब आप मोनोसैकेराइड के टाइप पढ़े थे तो आपने नंबर ऑफ कार्बन को देखा, और जब कार्बोहाइड्रेट के टाइप्स देख रहे हो तो आपने नंबर ऑफ सुगर्स को देखा। ओके, अब ये आपको वहां पे टेबल एक स्ट्रक्चर के फॉर्म में था, यहाँ पे आपको रिटन लिखा है, ये रिटन वाला आप नोट डाउन करके रखना। अच्छा, अमाइनो एसिड के बाद और कार्बोहाइड्रेट के बाद आप कुछ पेजेस को ब्लैंक छोड़ के रखोगे अपने फाइनल जो फेयर नोटबुक है उसमें, ठीक, ताकि इनसे रिलेटेड आपको जब भी इंफॉर्मेशन मिले तो आप इन्हीं पेजेस में वापस बैक आओ। तो हमेशा 2 से 3 पेज आप वहां पे ब्लैंक छोड़ दो, वो लास्ट तक ब्लैंक रह जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करो और दूसरे चैप्टर से रिलेटेड आपको राइबोलोज 5 बिसफॉस्फेट का आएगा, तो आप यहाँ पे नोट डाउन करो, एक स्टार मार्क लगा लो और लिख लो कि ये किस चैप्टर में कहाँ यूज हो रहा है। तो इस तरीके की इंफॉर्मेशन अभी आप एमसीक्यू सॉल्व करोगे, वहां पे आपको अमाइनो एसिड के एमसीक्यूज कुछ ऐसे मिलेंगे इंफॉर्मेशन बेस्ड, वो भी आप यहाँ पे लिख सकते हो, और एमसीक्यू के लिए जो आपने सेपरेट कॉपी बना रखी है वहां पे भी लिख सकते हो। तो ट्रायोस, ट्रायोस मतलब 3 कार्बन होंगे, कार्बन 3 है तो ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ओके, CnH2ON, क्लियर? तो C और O हमेशा इक्वल रहेंगे एंड H जो रहेगा वो डबल रहेगा, तो 1:2:1 का रेशियो आपको निकालना है। ओके, क्या है एग्जांपल, देखा हमने पहले ही, ग्लिसरॉल्डिहाइड एंड डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन, ये कीटोस का एग्जांपल था, ये एल्डिहाइड का, ये एल्डिहाइड इसमें छुपा ही हुआ है बेटा, एल्डिहाइड का एग्जांपल। ओके, देन टेट्रोस मतलब कार्बन 4, उस टेबल में उस इमेजेस में नहीं था, एरिथ्रोस एंड थ्रियोस एग्जांपल है जहाँ पे कार्बन के 4 मॉलिक्यूल होंगे। देन पेंटोस, पेंटोस सुगर हमारा बड़ा फेवरेट है, बायोलॉजिकल सिस्टम का बॉस के पास पेंटोस सुगर है, मतलब आरएनए एंड डीएनए के पास है, तो याद रखो इनको। राइबोस, राइबुलोज, जाइलुलोज, अरेबिनोज, लैक्सोज।
हेक्सोज, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, मैनोज, एलोज, सार्बोज, आइडोज। दीज आर द हेक्सोज, एग्जांपल ऑफ हेक्सोज, जिसमें आपको इस पे फोकस करना है। हेप्टोज एक इकलौता एग्जांपल है, याद ही रखना है आपको। सिडोहेप्टुलोज, सिडोहेप्टुलोज इज द एग्जांपल ऑफ हेप्टोज मोनोसैकेराइड इन विच द कार्बन चेन इज 7 कार्बन, and obviously carbon 7 है तो hydrogen 14 and oxygen is also 7. just note it down, रटने नहीं बैठना है, जहां जहां आपको इसके एप्लीकेशन आएंगे वहां वहां आप याद करो, बाकी आपको एमसीक्यू सॉल्व करने में हेल्प देंगे इंफॉर्मेशन। मेन चीजें जो हम समझा रहे हैं ग्रुप वगैरह लेके, जो हम समझा रहे हैं इनकी प्रॉपर्टी, वो आपको क्लियर होना चाहिए। ओके, अब लीनियर स्ट्रक्चर में आप देख रहे थे सभी C6H12 लीनियर क्या था, ओपन चेन, ये लीनियर फॉर्म है। समझना आप जो हम बताने जा रहे हैं, यहाँ पे थोड़ा सा हो जाते हैं बच्चे डिप्रेस, घूम जाता है उनका दिमाग। आप अच्छे से समझो, आपको समझ में आ जाएगा। वो लीनियर है, ये साइक्लिक है। अरे पापा, आपके पास एक रिबन है, देखो एक रिबन लिया आपने या एक टेप लिया, व्हाटएवर एक स्ट्रक्चर है, आप इसको दोनों एंड को जोड़ दो। जब तक ये ओपन था ये लीनियर था, दोनों एंड को आपने जोड़ दिया, ये साइक्लिक हो गया। क्या दिक्कत आ रही है? दिस इज ग्लूकोज, दिस इज ऑल्सो ग्लूकोज। ग्रुप उसका अलग है, एक लीनियर फॉर्म ऑफ ग्लूकोज है, एक साइक्लिक फॉर्म है। समझ में आया? तो मेन चीज जो आपको ध्यान रखनी है कि वाटर के प्रेजेंट में ये हो जाते हैं स्टेबल इन साइक्लिक फॉर्म। इट्स का मतलब हमारे बॉडी में साइक्लिक प्रेजेंट होगा या लीनियर प्रेजेंट होगा, बताओ। इन प्रेजेंस ऑफ वाटर दे कन्वर्टेड इनटू साइक्लिक स्टेबल फॉर्म, then our body has cyclic glucose or linear glucose. साइक्लिक, वेरी गुड, ठीक है। स्टेबिलिटी, एक्वस मीडियम में इसने अपने आप को कन्वर्ट कर लिया। तो ठीक है भाई, हम तो देख रहे थे कि C6H12O6 तीनों का फॉर्मूला था। नाउ व्हाट, साइक्लिक फॉर्म में आते ही हमें पता चला रहे ये तो 5 रिंग है, ये 5 मतलब एजेस वाला रिंग है, एंड ये 6 रिंग स्ट्रक्चर है। तो 5 रिंग स्ट्रक्चर, 5 साइडेड रिंग स्ट्रक्चर एंड 6। यहाँ पे बच्चे क्या गलती कर देते हैं, 5 कार्बन रिंग, अरे बेटा वो नहीं है, एक ऑक्सीजन है। 6 कार्बन रिंग नहीं है, एक ऑक्सीजन है। ध्यान से देखो, एक साइड पे ऑक्सीजन बैठा है, एक साइड पे ऑक्सीजन बैठा है, तो 5 साइडेड रिंग। तो कब बनेगा, जब सेंटर में, जब इंटरमीडिएट चेन में फंक्शनल ग्रुप था, वो कहाँ था, वो कीटोज में था। तो कीटोज टेक्स 5 sided cyclic structure, and in case of aldehyde they converted into 6-sided साइक्लिक स्ट्रक्चर। तो ग्लूकोज, गैलेक्टोज और फ्रक्टोज का एग्जांपल है। इसमें कीटोज किस में प्रेजेंट था, सिर्फ फ्रक्टोज में। तो ग्लूकोज और गैलेक्टोज कैसे साइड वाले बन गए, 6 साइडेड, 6 एंड इट इज 5। ये बेसिक है, ठीक। अब आपको देखना है ग्लूकोज और गैलेक्टोज में तो सारी चीजें सेम चल रही थी। क्या सारी चीजें सेम थी? नहीं, मैंने बताया था 4th कार्बन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप एक में राइट था, एक में लेफ्ट था। तो आप देख लो, हाईलाइट किया हुआ है। 4th कार्बन में हाइड्रोक्सिल ग्रुप टुवर्ड्स द CH2OH है, तो गैलेक्टोज है, मतलब जिस साइड CH2OH उस साइड ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप, OH को हाइड्रोक्सिल बोलते हैं बेटा, देन द कंपोनेंट इज गैलेक्टोज। जिस साइड CH2OH उसके रिवर्स में हाइड्रोक्सिल ग्रुप, देन द कंपोनेंट इज ग्लूकोज, इसलिए इसको बोलते हैं अल्फा डी ग्लूकोज। आएंगे उसको बाद में। इज इट क्लियर? चेंजेस, डिफरेंसेस समझ में आ रहे हैं आपको? सिमिलैरिटी क्या थी कि सबका फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या था, C6H12O6। सिमिलैरिटी क्या है, सबके पास कार्बन 6 है, हाइड्रोजन 12 है, ऑक्सीजन 6। डिफरेंसेस क्या है, कीटोन और एल्डिहाइड ग्रुप का। चलो अलग हो गया फ्रक्टोज। नाउ व्हाट अबाउट द ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज डिफरेंस? डिफरेंस है कार्बन 4 के हाइड्रोक्सिल पोजीशन की, दे आर द
आइसोमर्स दे आर द मिरर इमेज। ओके, तो उस मिरर इमेज के केस में आपको इसके रिस्पेक्ट में देखना है, जो ये CH2OH है, ये कौन सा CH2OH है, जो आपकी लीनियर स्ट्रक्चर में नीचे आप CH2OH लिखे थे, दैट CH2OH। अभी हम रोटेशन दिखाएंगे, दैट इज म्यूटा रोटेशन बोलते हैं। तो fructose has five-sided ring structure, whereas glucose and galactose have six-sided ring structure. Notice that glucose and galactose have a similar chemical structure with the exception, ये exception है दोनों की difference ऑफ द हाइड्रोक्सिल ग्रुप। अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप इसी जगह हो जाएगा तो फिर एक वो एक गेम खेलते होंगे ना कि फाइंड द डिफरेंसेस, मुझे तो जाने आता था पेपर में पहले, तो दो इमेजेस देती रहती है, उसमें कुछ पहेलियां भी रहती थी, कुछ सुडोको वाला पोर्शन रहता था, कुछ दो इमेज देख के उनके डिफरेंसेस को फाइंड आउट करना पड़ता था, फाइंड अ 5 डिफरेंस 10 डिफरेंस, इस तरीके से रहता था। तो यहाँ पे आपको दोनों देखो एक जैसी इमेज दिख रही है, लेकिन डिफरेंस क्या है, अंदर इसके ग्रीन है, बाहर इसके अंदर ब्लू है, ये वाला ग्रुप हमें दो अलग जगह दिख रहा है, तो दैट इज डिफरेंस। The exception of the hydroxyl group which face in opposite direction, एक दूसरे के कंपैरिजन में ग्लूकोज और गैलेक्टोज का अपोजिट डायरेक्शन। ओके बच्चा, क्लियर है? फिर से देख लो, अगर हम इस स्ट्रक्चर को रोटेट कर रहे हैं, इसको क्लियर, और हमने बोला ये CH2OH आपका ऊपर चला गया रिंग के बाहर, और ये सब आपके रिंग में है, तो आप क्या देख रहे हो कि ये वाला पोर्शन आपका नीचे के साइड आया, इस साइड से रोटेट किया आपने और ये ऊपर की तरफ चला गया, और ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप नीचे की तरफ आ गया, तो CH2OH ऊपर गया एंड ये हाइड्रोक्सिल नीचे आ गया। और गैलेक्टोज के केस में क्या हुआ, फिर आपने ऐसे रोटेट किया, ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी ऊपर जाएगा और ये CH2OH भी ऊपर आएगा, तो ओरिएंटेशन में दोनों के डिफरेंस था, दैट्स व्हाई लीनियर में भी डिफरेंस है। सिंपल देखो ना बेटा, आप जैसे इंग्लिश के लेटर से समझ सकते हो ये चीज मैं, और आपको डेक्स्ट्रो रोटेटरी लिवो रोटेटरी आ ही गया आपका अगला पॉइंट। अगर आप ए का मिरर इमेज देख रहे हो तो ये ए ही बनेगा, आप ओ का इमेज देखोगे तो ओ ही बनेगा, आप आई का देखोगे तो आई ही बनेगा, बिकॉज दे आर सिमेट्री, सिमेट्रिकल है, एक जैसे हैं, लेफ्ट से देखो राइट से देखो एक जैसे। अब फिर से स्टार लगा लो कि जब आपके सर आइसोमर पढ़ाएंगे, आइसोमेरिस पढ़ाएंगे, तो आपको मैम की बताई हुई बातों को भी याद रखना है, ठीक है? एनेंसियोमर पढ़ाएंगे, आइसोमर पढ़ाएंगे, इस तरीके की जब आपकी केमिस्ट्री में क्लास दिखेगी तो आपको उसको अप्लाई करना है बेटा, कि अरे हाँ बायोलॉजी में भी तो केमिकल प्रॉपर्टीज है ही ना, केमिकल मॉलिक्यूल्स हैं जो बायोलॉजिकल रिएक्शंस कर रहे हैं, तो हमें समझना है वो क्या है, एनेंसियोमर, आइसोमर, ये सब वहां पे आप डिटेल में पढ़ो। अभी मैं एकदम जैसे मैं बार बार कहती हूँ, आपको अपनी दादी अम्मा को समझाना है तो बस इसी तरीके से आप समझा दो फटाफट, ठीक? आपका दायां हाथ उनका बायां हाथ, जब आप लोग देखते हो अपना इमेज तो उनका बायां दायां दिखेगा, दायां बायां दिखेगा, और मिरर में भी आप जब देखते हो अपने को तो आप थोड़ा इन्वर्टेड दिखते हो ना, रिवर्स दिखता है आपका, लेफ्ट राइट हो जाता है, राइट लेफ्ट हो जाता है। तो ये कहाँ पॉसिबल है, जहां पे एसिमेट्री हो, कहाँ नहीं पॉसिबल है, जहां पे सिमेट्री हो। अब हम कहें कि बेटा जी वी को बना लो, वी भी तो सिमेट्री है, डब्ल्यू बना लो, वो भी सिमेट्री है, एफ बनाओ जरा, ई बनाओ, डी बनाओ, बी बनाओ, क्या ये सिमेट्री होंगे, क्या ये मिरर इमेज एक जैसे ही बनेंगे? टेल मी। चलो अब बना ही लेते हैं थोड़ा सा। एफ, एफ का मिरर इमेज ऐसा बनेगा, ई, ई का मिरर इमेज ऐसा बनेगा, डी, डी का मिरर इमेज ऐसा बनेगा, सी, सी का मिरर इमेज ऐसा बनेगा, समझ रहे हो? तो लेफ्ट और राइट, लेफ्ट और राइट जिनकी मिरर इमेज में फंक्शनल राइट की तरफ होगा, राइट की तरफ होगा, उसको आप बोलते हो डी आइसोमर। फंक्शनल ग्रुप, जैसे अभी हम लोग OH की बात कर रहे हैं, तो ये ग्लूकोज का क्या है, डी आइसोमर, कार्बोहाइड्रेट का मोनोसेक्राइड का क्या हो गया, डी आइसोमर, राइट साइड में। लेफ्ट साइड में है तो एल आइसोमर, और ये लाइट के पड़ने से इनकी सिमेट्री चेंज होती है, इसको बोलते हैं रोटेशन होता है इनके अंदर, दैट इज डेक्स्ट्रो रोटेटरी एंड लिवो रोटेटरी। वो रोटेशन किधर हुआ देखो बेटा, अगेन सुनो, मैं कुछ बता रही हूँ, इसका कुछ इंपॉर्टेंस होता है, ठीक?
आप उलझे रहोगे, अदरवाइज आपका ये रिबन था, आपने पकड़ा था, आप रिबन को इधर से भी रोटेट करके ले जा सकते हो, साइकिल बना सकते हो, इधर से भी रोटेट करके साइकिल बना सकते हो। ये ए पाथ हो गया, ये बी पाथ हो गया। कितने सारे पर्टिकुलर पाथ हो सकते हैं इसके, समझ रहे हो? तो जब आपने राइट साइड लेफ्ट साइड रोटेशन को देखते हो तो उसको बोलते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी, लिवो रोटेटरी। बट आपको यहाँ पे क्या ध्यान रखना है, फंक्शनल ग्रुप राइट साइड में है तो डी आइसोमर, एंड लेफ्ट साइड में है तो एल आइसोमर, एंड इन बायोलॉजी इन द मोस्ट ऑफ द मोनोसैकेराइड दे आर डी आइसोमर। ओके, आपको अमाइनो एसिड में कहीं पॉइंट मिला था कि अमाइनो एसिड्स जो होते हैं वो एल एल अमाइनो एसिड्स होते हैं, एल अल्फा अमाइनो एसिड्स होते हैं मोस्टली? नहीं मिला था? ओके, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। अभी ये समझ में आ गया, डी आइसोमर, एल आइसोमर, लिवो रोटेटरी, डेक्स्ट्रो रोटेटरी। तो ऑल मोनोसैकेराइड, समझो अब इस बात को, हैव एसिमेट्रिकल कार्बन, सिमेट्री नहीं है उनमें। चारों, एक तो कार्बन के जो चारों भुजाएं हैं ना वैलेंसी को कंप्लीट करने के लिए, अब देखो जब डबल बॉन्ड ओ आ गया तो एक बॉन्ड आपको हटानी पड़ेगी, क्योंकि टोटल उसको 4 वैलेंसी ही होती है, 1 2 3 4। तो जितनी उसकी वैलेंसी है उस पे क्या डिफरेंट डिफरेंट कार्बन प्रेजेंट है, डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट प्रेजेंट है, तो वो क्या होगा, एसिमेट्रिक होगा। Hence, this may be dextrorotatory or levorotatory। वो साइक्लिक में कन्वर्ट होंगे तो वो अदर राइट और लेफ्ट वो मूव कर सकते हैं। और उनका जो पोजीशन है फंक्शनल ग्रुप का, अदर वो मिरर इमेज शो करेगा तो लेफ्ट के साइड और राइट के साइड में है। जैसे जस्ट सपोज ये एफ है, इसका मिरर इमेज ये होगा, ठीक है? तो एफ आपका क्या होगा, फंक्शनल ग्रुप। ये हम समझ लें, इसकी ये वाली लाइन इसका फंक्शनल ग्रुप को कैरी कर रही है, ये वाली लाइन फंक्शनल ग्रुप को कैरी कर रही है। तो इस बैकबोन के राइट साइड में, तो ये क्या हो गया, डी। इस बैकबोन के लेफ्ट साइड में दोनों मिरर इमेज हैं, क्यों? क्योंकि दोनों एसिमेट्रिक हैं। सिमेट्री होती है, अगर ये ए होता तो आप कुछ भी करो ए ही दिखेगा वो। तो यहाँ बैकबोन के लेफ्ट साइड में, तो ये क्या हो गया, लीवो रोटेटरी। आई होप आपको समझ में आया होगा। अदरवाइज आप स्टार मार्क्स लगा लो और केमिस्ट्री के टाइम इसको अपने सर से भी पूछना और इसकी और डेप्थ को समझना वहां। मोस्ट ऑफ द मोनोसैकेराइड आर डी आइसोमर। अब देखो आपको यहाँ पे एकदम हाईलाइट करके इमेज में दिख रहा है डी ग्लूकोज, एल ग्लूकोज, ठीक। और जब आपने जनरल ग्लूकोज देखा था तो मैंने बोला था वहां पे डी लिखा हुआ था, देखो यहाँ डी ग्लूकोज। तो आपका पॉइंट यही है कि जो आपके लिविंग सिस्टम के अंदर ग्लूकोज होता है वो, और अदर मोनोसैकेराइड, मोनोसैकेराइड ध्यान रखना वो क्या होते हैं, डी आइसोमर, ठीक है? उनकी सिमेट्री कैसी होगी, उनका फंक्शनल ग्रुप राइट साइड में अटैच्ड होगा। ओके, क्लियर है? ओके, चलो। अभी यहाँ पे ग्लूकोज ग्लूकोज के बीच में दिया है इसलिए कार्बन को मत पकड़ लेंगे, किसी को ध्यान रह जाए मैम वहां तो आपने कार्बन 4 बोला था, यहाँ कार्बन 5 पे है। बेटा कार्बन 4 पे भी है। जब ग्लूकोज गैलेक्टोज को देखा हमने तो कार्बन 5 जहाँ पे उनके बीच में चेंजेस था उसको पढ़ा था। यहाँ ग्लूकोज ग्लूकोज देख रहे हैं तो आप दोनों में ही देखो, ये भी देख सकते हो आप, दोनों की पोजिशन चेंज है, बट ये आपको समझाने के लिए। अब बात आती है कि मोनोसैकेराइड तो हो गए भाई, मोनोसैकेराइड के अंदर भी आप चेंज कर दो, जैसे मैंने बोला राइबोज को डीऑक्सी राइबोज बना दिया, तो राइबोज का डेरिवेटिव, सॉरी, हाँ, राइबो मोनोसैकेराइड का डेरिवेटिव एग्जांपल आपने पेंटोज शुगर राइबोज का डेरिवेटिव बताया और उसको कन्वर्ट कर दिया डीऑक्सी राइबोज, है वो भी पेंटोज शुगर। चेंज कहाँ हुआ है, उसका डीऑक्सीजनेशन हो गया, उससे ऑक्सीजन को रिमूव कर दिया गया, तो डेरिवेटिव क्या बन गया आपका, डीऑक्सीराइबोज। इसलिए मैंने आपको बोला था कि जो फर्स्ट एलिमेंट था आरएनए और डीएनए में, ये पूरा आपको पढ़ना है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में, लेकिन उसका कोर्स समझो। राइबोज का डेरिवेटिव डीऑक्सीराइबोज है, तो पहले कौन आया होगा, राइबोज या डीऑक्सीराइबोज? राइबोज आया होगा, तभी तो डेराइव हुआ है। यूरेसिल का डेरिवेटिव थाइमिन है, थाइमिन डीएनए में होता है, यूरेसिल आरएनए में होता है, तो यूरेसिल पहले आया होगा देन थाइमिन बना होगा। तो अर्थ पे पहले आरएनए बना देन डीएनए बना, ठीक।
जिसके पास जितना हाइड्रोक्सिल ग्रुप वो उतना एक्टिव होता है, रिएक्टिव होता है। डीएनए के पास क्योंकि जेनेटिक इंफॉर्मेशन, डीएनए के पास जो इंफॉर्मेशन है उसको स्टोर करके रखना है, वो बहुत रिएक्टिव रहेगा। जैसे जस्ट सपोज कि कोई बहुत हाइपर रिएक्टिव इंसान है, बहुत छोटी छोटी बात पे रिएक्ट करता है, लड़ाई करने के लिए हमेशा रेडी रहता है, तो वो कैसा रहेगा? अनस्टेबल होगा ना, उस पर ट्रस्ट नहीं कर सकते कि इसको कोई बात बताएंगे, पता नहीं कैसे रिस्पॉन्स करेगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो उसी तरीके से आरएनए क्या है, उसके पास एक एडिशनल हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, वो डीएनए से ज्यादा रिएक्टिव, इसलिए वो वायरसेस में, कोरोना वायरस के इतने ट्रेंड, इतने रूप क्यों बदल रहे हैं? बिकॉज उसका जेनेटिक मटेरियल आरएनए है। अगर डीएनए होता तो आपको वैक्सीन डिजाइन करना, आपको उससे क्योर पाना, मेडिसिन लाना, दैट विल बी कंपैरेटिवली इजी। मोर इजी नहीं बोलूंगी मैं कि एकदम इजीएस्ट हो जाता है कि यार बैक्टीरियल डिजीज के तो सारे ट्रीटमेंट है, ऐसा नहीं होता, ठीक है। वायरस अपना रूप बदलता है बिकॉज ऑफ कैटालिटिक आरएनए। चलो, फाउंड बाय द डीऑक्सीजनेशन, अब आपको ये याद रखना है, डीऑक्सीजनेशन ऑफ राइबोज शुगर। आपको ये मिला ना, डेरिवेटिव ऑफ मोनोसैकेराइड, दिस इज मोनोसैकेराइड, दिस इज आल्सो मोनोसैकेराइड बेटा, लेकिन इससे डिराइव्ड हुआ हुआ मोनोसैकेराइड है डीऑक्सी राइबोज, ये भी मोनोसैकेराइड। अभी हम डाइसैकेराइड में तो गए ही नहीं, मोनोसैकेराइड है लेकिन डेरिवेटिव, ओके, इज एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ डीएनए। C5H10O4। अब आप बोलोगे इसको मैम ये CnH2O को तो फॉलो नहीं कर रहा, वही तो हम कह रहे थे ना बेटा कि कभी कभी नहीं करता है। तो C5H10O4, एक ऑक्सीजन कम हो गया, नॉर्मल होता तो 5 होता, तो राइबोज का फॉर्मूला C5H10O5 एंड डीऑक्सीराइबोज का फॉर्मूला C5H10O4। ओके, अमाइनो शुगर, अरे अभी अभी तो खत्म किया मैम ने अमाइनो एसिड। अमाइनो वर्ड है मतलब उसके पास अमाइनो ग्रुप होना चाहिए, NH2 NH3 होना चाहिए, तो मोनोसैकेराइड हैविंग अमाइनो ग्रुप। और पढ़ रखा हमने एन ग्लूकोसामाइन, एन गैलेक्टोसामाइन, सेल वॉल कंपोजिशन में मैम ने नाम लिखा था, नोट कराया था, वही सब स्ट्रक्चर है। ग्लूकोसामाइन अमाइनो शुगर हो गया, तो शुगर ग्लूकोज विद अमाइनो ग्रुप, देखो छुपा हुआ है इसमें, तोड़ दो इसको। ग्लूकोज विद अमाइनो ग्रुप क्या हो गया? अमाइनो शुगर हो गया। ग्लूकोज का डेरिवेटिव हो गया, ग्लूकोज क्या था? मोनोसैकेराइड हो गया, मोनोसैकेराइड का डेरिवेटिव हो गया। बोलो हाँ या ना? डेरिवेटिव ऑफ मोनोसैकेराइड हो गया। गैलेक्टोज पे अमाइनो ग्रुप जोड़ दिया, बन गया गैलेक्टोसामाइन। गैलेक्टोज प्लस अमाइन ग्रुप, अमाइनो ग्रुप गैलेक्टोसामाइन, तो हमने उस शुगर को क्या बोल दिया? they are amino sugar। एक ही सुगर मॉलिक्यूल अभी भी प्रेजेंट है, still they are monosaccharide। तो monosaccharide having amino group, monosaccharide with deoxygenation of ribose, ये क्या हो रहा है? डिराइव्ड हो रहा है, समझ में आया? सुगर एसिड, फिर से सुगर के, अब मैंने बोल रखा बेटा ये सब फंक्शनल है, जहां जहां हाइड्रोक्सिल ग्रुप है ना वो रिएक्ट कर सकता है, हाईली रिएक्टिव होता है, गुस्सैला होता है, उसको तुरंत कुछ दिखेगा, H+ आयन बाहर ज्यादा दिखेगा, OH चला जाएगा, H2O बना देगा। तो शुगर एसिड अगर उसमें एस्कॉर्बोज, एस्कॉर्बिक एसिड हो गया, ग्लूक्रोनिक एसिड, गैलेक्टोरोनिक एसिड, एसिडिक ग्रुप आ गया, COOH को ऐड कर रहे हो आप और डेरिवेटिव बना रहे हो, तो दैट इज ग्लूक्रोनिक एसिड, गैलेक्टोरोनिक एसिड। गैलेक्टोरोनिक एसिड आपने पैक्टिन जब मिडिल लेवल में पढ़ा था वहां पे देखो मैंने एग्जांपल दिया हुआ है गैलेक्टोरोनिक एसिड। समझ में आया कुछ? अब देख लो अच्छे से, देखो यहाँ पे ग्लूकोसामाइन दिया मैंने एग्जांपल, हाँ अमाइनो शुगर में दिया। चलो देखो OH की, यहाँ पे एक तरफ H लिखा है तो दूसरी तरफ नोन है कि OH होगा, बस यही लास्ट करेंगे, थोड़ा सा पेशेंस रखो। तो OH को रिमूव किया, अमाइनो ग्रुप को ऐड किया, क्या हो गया आपका? अल्फा। अल्फा कब बोलते हैं? जब CH2OH और OH दोनों अलग अलग प्लेन में हो, ये प्लेन है तब, दिस इज एक्सिस, इसके ऊपर और इसके नीचे दो प्लेन में प्रेजेंट है CH2OH एंड OH, देन स्ट्रक्चर इज अल्फा। ठीक, यहाँ पे भी लिख लो CH2OH OH, स्ट्रक्चर इज अल्फा। ठीक, कौन सा कार्बन होता है? 4। चलो अभी उस पर आएंगे, बाद में बात करते हैं। तो NH2 ग्रुप को ऐड किया हमने ग्लूकोज में, बन गया हमारा अल्फा डी ग्लूकोसामाइन। ठीक,
अभी हमें चैन नहीं मिल रहा है, हमें तो चाहिए एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन, जो हमारे सेल वॉल के कंपोजिशन, हमारे पेप्टिडोग्लाइकन को फॉर्म करने में हमें हेल्प करेगा। म्यूरेनिक एसिड, एसिटाइल ग्लूकोसामाइन, वो स्ट्रक्चर हमें चाहिए, तब तो हम उसको सेल साइटोप्लाज्म में बनाएंगे और सिंथेसाइज करके प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ट्रांसपोर्ट करके सेल वॉल बनाने के लिए भेजेंगे ना। तो हमने क्या किया, इस अमाइनो ग्रुप के एक एच को और निकाल दिया और उस पे एसिटाइल ग्रुप, एसिटाइलेशन कर दिया उसका।